नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टैक्स मी पर। आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि ईपीएफ डिपार्टमेंट ने अभी अपना एक बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है, जिसके अंदर उन्होंने अपना एक इंटेलिजेंस ब्रांच बनाया है जिसमें वो इस्टेब्लिशमेंट को नोटिस जो हैं वो सर्व कर रहे हैं। क्या ये नोटिस उन इस्टेब्लिशमेंट को सर्व हो रहा है जिनके पास ऑलरेडी ईपीएफ नंबर है, या उनको जनरेट हो रहा है जिनके पास ईपीएफ नंबर है ही नहीं? तो ये जो नोटिस सर्व किया जा रहा है वो नोटिस सर्व किया जा रहा है ईपीएफ डिपार्टमेंट से उन इस्टेब्लिशमेंट को जिनके पास ईपीएफ नंबर है ही नहीं, यानी कि जो ईपीएफ के अंदर रजिस्टर्ड ही नहीं है इस्टेब्लिशमेंट, उनको ये नोटिस सर्व किए जा रहे हैं। मैं आपको नोटिस दिखाता हूँ एक बार। तो जैसे कि नोटिस की कॉपी आई है, ये एक पार्टी को नोटिस रिसीव हुआ है। ये पार्टी जो है वो ईपीएफ के अंदर कवर नहीं है, बट डिपार्टमेंट ने अब पार्टी को नोटिस जो है वो सर्व कर दिया है। और नोटिस में डिपार्टमेंट ने क्या कि ये जो इस्टेब्लिशमेंट है इसका जो मैन पावर यानी कि जो वर्किंग स्ट्रेंथ है एम्प्लॉयज़ का, वो ईपीएफ के दायरे में आती है, बट एम्प्लॉयर का कहना है कि हमारी जो स्ट्रेंथ है वो ईपीएफ के दायरे में नहीं आती। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ईपीएफ के अंदर अगर आपके पास 20 से ज़्यादा का मैन पावर हो जाता है तो उस केस के आपको ईपीएफ नंबर यानी कि ईपीएफ में इनरोलमेंट करवाना कंपलसरी हो जाता है। 20 से कम के केस में आप वॉलेंट्री बेसिस पर ईपीएफ का रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं, बट वहाँ पर आपके ऊपर ऑप्शनल होता है कि आपको ईपीएफ नंबर लेना है या नहीं लेना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट अब इंटेलिजेंस ब्रांच क्या कर रही है कि वो उन इस्टेब्लिशमेंट को भी नोटिस जनरेट कर रही है जो ईपीएफ के अंदर कवर नहीं है। तो इसका जो सोर्स है वो सोर्स कहाँ से लिया जा रहा है? ये जो सोर्स लिया जा रहा है वो इंटेलिजेंस डाटाबेस से लिया जा रहा है। इंटेलिजेंस डाटाबेस ने क्या किया है कि उन्होंने मल्टी डिपार्टमेंट्स जैसे आपका वेलफेयर डिपार्टमेंट, आपका ईएसआई डिपार्टमेंट, इन सभी डिपार्टमेंट से आपका डाटा ऑटो फैच किया है। और डाटा फैच करने के बाद उनको लगा कि जिस इस्टेब्लिशमेंट के अंदर मैन पावर ज़्यादा है और उन्होंने अभी तक अपना ईपीएफ के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है, तो उन्होंने उनको नोटिस सर्व करने शुरू कर दिए हैं। और इसके अंदर उन्होंने एज पर सेक्शन 13 को कोट किया है। सेक्शन 13 क्या कहता है? सेक्शन 13 कहता है कि अगर आपकी स्ट्रेंथ जो है वो 20 से ज़्यादा रहेगी तो आप सेक्शन 13 के अंदर आपको ईपीएफ का रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी हो जाता है। अगर आप 20 से कम में एनरोलमेंट कराते वॉलेंट्री बेस पे तो वहाँ पे सेक्शन आपका 14 का कवरेज हो जाता। ठीक है, तो अगर आपको भी ऐसा कोई नोटिस रिसीव हुआ है तो यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है कि आपको विद इन 7 डेज इसका रिप्लाई डिपार्टमेंट में सर्व करना कंपलसरी है। अगर आपको ऐसा कोई नोटिस रिसीव हुआ है तो आपको इसका रिप्लाई करना तो कंपलसरी हो जाता है, चाहे आपके पास ईपीएफ का रजिस्ट्रेशन भले ही क्यों ना हो। तो अब आप रिप्लाई में क्या उनको रिप्लाई करेंगे अगर आपकी मैन पावर जो है वो बेस लाइन से कम है? तो इसके लिए आपको सिंपल एक लेटर जो है अपने लेटर हेड पे प्रिंट करना है और उसमें आपको मेंशन करना है कि हमारी जो मैन पावर का स्ट्रेंथ है वो हमारा ईपीएफ के दायरे से कम है, तो इसलिए हमारे पास ईपीएफ का जो एक्ट है वो अप्लाई नहीं होता। जब आप लेटर डिपार्टमेंट में सबमिट कर देंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी तरफ से फ्री हो गए। अगर डिपार्टमेंट ने वहाँ से उस ऑर्डर को, उस नोटिस को दोबारा ओपन किया तो फिर वो आपसे डिमांड करेगा कुछ डॉक्यूमेंट्स की, और वो डॉक्यूमेंट्स आप पहले ही अपने पास तैयार करके रख लीजिएगा। वो डॉक्यूमेंट क्या हो सकते हैं? वो होगा आपका सैलरी शीट ऑफ एम्प्लॉय, जो भी आपके पास एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरी शीट, उनका पेमेंट प्रूफ कि आप उनकी सैलरी अकाउंट से पे कर रहे हैं या कैश में पे कर रहे हैं। ठीक है, आपका फॉर्म 26AS जो आपका इनकम टैक्स पोर्टल से डाउनलोड हो जाएगा, और आपकी बैलेंस शीट की कॉपी अगर आप बैलेंस शीट अपनी तैयार करते हैं तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको अपने पास मेंटेन करके रखने हैं। और अगर डिपार्टमेंट आपके रिप्लाई से सेटिस्फाई नहीं होता है और वो आपकी नोटिस की जो है वो रीओपन कर देता है क्वेरी को, तो फिर वो आपसे इन सभी डॉक्यूमेंट्स की डिमांड करेगा। अगर आपको इसके लेटर का परफॉर्मा चाहिए कि आपको इनका रिप्लाई कैसे करना है, तो आप हमारी साइट से आकर वो परफॉर्मा हमसे ले सकते हैं। हमारी साइट है taxme
EPFdepartment.com। आप गूगल पे आइए, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा हमसे डायरेक्ट बात करने का। अगर आपको किसी तरह की भी कंसल्टेंसी EPF के अंदर चाहिए तो आप हमसे डायरेक्ट यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।